दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 8 फ्रीमी का आतंक। तारा ने विजन प्रेषित किया और बोला, रॉल्फ ने जब जैसन को इरिट्रिया के लिए रवाना कर दिया था तभी रॉल्फ ने नियम निकाल दिया था कि क्रेस का खेल नाडुस पर नहीं खेला जाएगा। इसके बावजूद नाडुस पर यह युद्ध रूपी खेल खेला जा रहा था और दर्शकों में था नाडुस का प्रसिद्ध लीडर नॉडी। धर्मा ने देखा युद्ध रूपी खेल अपने चरम पर था और सज्जन ने कालिया के शरीर के आर पार भाला घुसा दिया था और कालिया का गोरिल्ला रूपी शरीर खून से लथपथ हो गया था। उस भाले ने उसके हृदय को चीर के रख दिया था और कालिया बुरी तरह से मृत्यु पूर्व तड़प रहा था। तभी अजय सेना के कुछ सैनिक आए और उन्होंने उस खेल को बंद करा दिया और नॉडी को बुरी तरह पीटने लग गए। वहां मौजूद दर्शक जब अजय सेना के इंचार्ज से पूछने लगे कि नॉडी को क्यों मारा जा रहा है तो उन्होंने कहा, यह खेल जो बैन हो गया था उसको नॉडी बढ़ावा दे रहा है। नॉडी काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला नेता था। नॉडी ने बहुत लोगों की मदद की थी। वो काफी बुजुर्ग था और इस बुरी तरह से दी जाने वाली यातना से वो मर गया। इस प्रकार नॉडी की मृत्यु देख वहां मौजूद भीड़ और युद्ध रूपी खेल रहे सैनिक आहत हुए और जोश ही जोश में अजय सेना के उन लोगों पर आक्रमण कर दिया। अजय सेना का इंचार्ज मारा गया। अजय सेना के बाकी लोग भाग गए, परंतु थोड़ी ही देर में वहां अजय सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी बहुत खतरनाक हथियारों के साथ आई और वहां मौजूद लोगों को मार दिया। तकरीबन 2000 लोगों की हत्या कर दी गई। साधारणतः यदि ज़ोर या कहीं और विकसित प्लैनेट पर यह घटना घटी होती तो हंगामा हो जाता, परंतु जो 2000 लोग मारे गए वो नाडुस के रहने वाले थे। उनके जीने या मरने से ज़ोर साम्राज्य में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाडुस का गवर्नर खाटू इस समय रॉल्फ के चैम्बर में खड़ा था। खाटू रॉल्फ का एजेंट था जिसके अंडर में पूरी अजय सेना की टुकड़ियां थी जो नाडुस पर तैनात थी। बस 2000 लोग? रॉल्फ खाटू के विपरीत दूर एक खिड़की के पास से उगते हुए सूरज को देखकर बोला। खाटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रॉल्फ को खाटू की ये चुप्पी रास नहीं आई। वो खाटू की ओर पलटा और चिल्लाया, तुम्हारा टारगेट है कम से कम 50,000 लोग हर रोज किसी ना किसी बहाने से मरने चाहिए। खाटू कंफ्यूज था। वो अभी भी चुप था। अचानक रॉल्फ को क्या हो गया था? नाडुस पर सब ठीक चल रहा था। पहले तो रॉल्फ ने क्रेस खेल को अवैध घोषित कर दिया, ये जानते हुए भी कि ये खेल ही नाडुस के लोगों का नशा है। नाडुस पर रह रहे अलग अलग देशों में बटे लोग इसी खेल को जीतना अपनी शान समझते थे और कभी भी किसी भी सुप्रीम कमांडर ने इसे अवैध घोषित नहीं किया था। अब रॉल्फ चाहता है कि नाडुस पर रोज 50,000 लोग मारे जाएं। इससे तो नाडुस पर गृह युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। रॉल्फ गंभीर स्वर में बोला, खाटू, यदि तुम इस टारगेट को पूरा ना कर सके तो कोई और नौकरी ढूंढ लेना। रॉल्फ ने हाथ का इशारा किया और बोला, तुम जा सकते हो। खाटू काफी असमंजस में था। वो रॉल्फ के कमरे से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर स्पेस स्टेशन गया और फौरन स्पेस एलिवेटर पकड़कर जोर से नाडुस लौट आया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। स्पेस एलिवेटर उसे जब जोर से नाडुस ला रहा था तो उसने अपने रोबोट असिस्टेंट को नाडुस की खबरें दिखाने का आदेश दिया। हर तरफ खबरों में नॉडी की बेरहम मृत्यु और अजय सेना द्वारा 2000 निहत्थे लोगों के बर्बर खून के विरुद्ध जन आक्रोश था। धर्मा ने बीच में पूछा, तो क्या रॉल्फ का बस यही प्लान था? नाडुस के लोगों को मारो, इससे उसे सत्ता वापस कैसे प्राप्त होगी? इससे तो वो और कमजोर लीडर दिखेगा। तारा ने विजन भेजा और जवाब दिया, तुम आगे आगे देखते जाओ,
क्या क्या होता है। रॉल्फ कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। नाडूस तो प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था, परंतु प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। रॉल्फ को किसी भी हाल में 60 साल बाद चुनाव जीतना था। रॉल्फ ने शुरुआत तो बहुत ही अच्छे तरीके से की है। देखते हैं वो चुनाव जीत पाता है या नहीं। धर्मा अकस्मात बोला। तारा ने आगे का विजन दिखाया और कहानी को आगे बढ़ाया। खाटू ने आदेश दिया कि वो सभी नाडूस के वासी जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है उन्हें मार दिया जाएगा। तकरीबन 500 लोगों को सबके सामने मार डाला गया। धरतल नामक देश, जो नाडूस का एक प्रगतिशील देश था, उसके एक शहर में एक नाई की दुकान में नाई अपने ग्राहक के बाल काटते काटते बात कर रहा था। नाई की दुकान की स्क्रीन पर 500 टैक्स चोरों की मृत्यु का सीन चल रहा था। नाई स्क्रीन देखते हुए बोला, ये तो सरासर अत्याचार है। कहीं भी किसी भी प्लेनेट पर टैक्स ना देने का ये तो परिणाम नहीं है। नाडूस के लिए इतना बुरा कानून क्यों? ग्राहक बोला, क्योंकि हम आजाद नहीं हैं। नाडूस में सारे कानून खाटू बनाता है, जो रॉल्फ का गुलाम है। नॉडी को सरेआम मार दिया गया। 2000 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। किसी ने कुछ नहीं बोला। ये बेगुनाह लोग जो टैक्स नहीं दे पाए उन्हें भी मार दिया गया। नाई बोला, पर ये खाटू चाहता क्या है? खाटू खाटू तो एक मोहरा है बस। नाई बोला, अरे तो रॉल्फ भी क्या चाहता है? नाडूस के लोगों ने जोर का क्या बिगाड़ा है? हम तो चुपचाप जी रहे थे। अचानक से हमारे खेल क्रेस को अवैध कर दिया। मगध के चहेते नेता नॉडी को मार दिया। 2000 लोगों को मार दिया और अब ये टैक्स चोरी का इल्जाम लगाकर बिना सुनवाई 500 लोगों को मार दिया। हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमें खाटू और रॉल्फ से माफी मांग लेनी चाहिए यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो। ग्राहक अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, तुम लोगों की यही गलती है। तुम लोग आवाज नहीं उठाते। एक खूंखार आवाज ने दोनों को अपनी ओर आकर्षित किया। नाई की दुकान में आया एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और जो बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके हाथ में एक छोटा अजगर लिपटा हुआ था, जिसे वो सहला रहा था। उस रहस्यमय व्यक्ति की आकृति और हाव भाव को देखकर नाई और उसका ग्राहक दोनों ही घबरा गए थे। तुम कौन हो? नाई ने थोड़ा डरते हुए पूछा। उस रहस्यमय व्यक्ति का रूप और आभा ही कुछ ऐसा था कि किसी के भी सिरहन दौड़ जाए। रहस्यमय व्यक्ति बोला, फ्रीमी। फ्रीमी? ये कैसा नाम है? नाई ने आश्चर्य से पूछा। रहस्यमय व्यक्ति बोला, नाम नहीं है, मिशन है। यदि तुम लोग रॉल्फ के जुल्मों से परेशान हो जाओ तो कल्बे देवी माता के मंदिर में आ जाना। वहां चिल्लाना, फ्री मी। मैं तुम्हें रॉल्फ के खिलाफ युद्ध में मदद करूंगा। नाई और ग्राहक दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए। वो लोग गरीब थे और किसी भी समस्या में या राजनीतिक षड्यंत्रों में नहीं पड़ना चाहते थे। अभी की अभी मेरी दुकान से बाहर निकलो। ऐसी बातें भी हमें मरवा सकती है। हमें तुमसे या तुम्हारे मिशन से कोई मतलब नहीं है। नाई चिल्लाया। ये गुस्से से ज्यादा भय की चीख थी। रहस्यमय व्यक्ति जाते जाते बोला, कोई बात नहीं। तुमको या किसी को भी ऐसा लगे कि रॉल्फ के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी है तो तुम्हें पता है ना कि कहाँ आना है। वो रहस्यमय व्यक्ति चला गया। नाई और बाल कटवाने वाला व्यक्ति भौचक्के रह गए। रॉल्फ ने खाटू को वीडियो कॉल किया। रॉल्फ की होलोग्राफिक इमेज खाटू के सामने मौजूद थी। रॉल्फ ने गुस्से में बोला, कितने आदमी मरे पिछले 30 दिनों में? खाटू ने अटकते अटकते बोला, सर 3000। तुम्हारे जैसे निकम्मे से यही उम्मीद थी। सर, नाडूस में स्थिति बहुत ही नाजुक है। कभी भी विद्रोह हो सकता है।
खाटू डरते डरते बोला। अजय सेना के लीडर में इतना डर? तुम अभी अपना त्यागपत्र दे दो, मैं किसी और को यह पदभार दे देता हूं। खाटू काफी डर गया। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, पर मैं कैसे 50,000 लोगों को रोज मारूं? रॉल्फ को समझ आ गया था कि ये खाटू कुछ नहीं कर पाएगा और समय बीत रहा था। रॉल्फ गुस्से में बोला, 3 काम करो। पहला, मागी नदी का पानी अपने कब्जे में ले लो। किसी भी नाडूस के व्यक्ति को मागी नदी का पानी नहीं मिलना चाहिए। खाटू दबे स्वर में बोला, पर सर, मागी नदी तो उनके लिए पवित्र नदी है। बिना मागी नदी के पानी से अपने भगवान की पूजा किए दिन की शुरुआत नहीं करते, और यदि वे ऐसी पूजा नहीं करते तो दिन भर कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। बहुत से लोग भूखे और प्यासे ही मर जाएंगे सर। रॉल्फ ने अपना सर पीट लिया और बेहद खूंखार स्वर में चिल्लाया, खाटू, जो दिमाग तुम्हारे पास नहीं है ना, उसका इस्तेमाल मत करो। जो बोल रहा हूं बस वो करो। जितने लोग मरे मरने दो। खाटू कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप सारे अनुदेशों को अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नोट करता रहा। दूसरा काम, सभी अस्पताल बंद कर दो। जो भी लोग अस्पताल में हैं उन्हें निकाल दो, और जो नहीं माने उसे मार दो। खाटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो चुप ही रहा। तीसरा और अंतिम काम, अपनी अजय सेना की टुकड़ी को कहो रोज शिकार पर जाए और हर सैनिक कम से कम 100 लोगों को मारे। जो जितने अधिक लोगों को मारेगा उसे उतना अधिक इनाम मिलेगा। रॉल्फ ने बिना कुछ बोले कनेक्शन काट दिया। खाटू परेशान हो गया। वो रॉल्फ का एजेंट जरूर था, परंतु नाडूस पर बहुत समय से रह रहा था। उसका नाडूस के लोगों के साथ एक अलग सा लगाव हो गया था, और वैसे भी नाडूस के लोग कभी भी अजय सेना को परेशान नहीं करते थे। रॉल्फ ये क्या पागलपन कर रहा था? खाटू को कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसने रॉल्फ के खिलाफ जाना उचित नहीं समझा। उसने वो सभी बातें जो रॉल्फ ने बताई थी उनको लागू कर दिया। जनता में विद्रोह हो गया। कुछ ही दिनों में लोगों ने खाटू के दफ्तर के बाहर अनशन किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत लोगों को मार दिया गया। अजय सेना को खुली छूट थी। वो जब चाहे किसी को भी मार दें, किसी को भी लूट लेते और कहीं भी कब्जा कर लेते थे। अजय सेना का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अस्पताल बंद हो गए और टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। मागी नदी का पानी भी नाडूस के लोगों को नहीं दिया जा रहा था, जिससे वो पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत से लोग तो बिना खाए पिए ही मर गए थे। नाई की नजरों के सामने अजय सेना ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था और उसकी पत्नी और बेटी को उठाकर ले गए थे। नाई ने किसी तरह छुपते छपाते अपनी जान बचाई। खाटू का अत्याचार अब काफी बढ़ गया था। नाई को उस रहस्यमय व्यक्ति की याद आई और वो तुरंत कल्बे माता के मंदिर पहुंच गया। नाई चिल्लाया, फ्री मी, फ्री मी। वो रहस्यमय व्यक्ति सामने आ गया। तो तुम्हें मेरी बातें अब समझ आ ही गई। खाटू पागल हो गया है। वो और उसकी अजय सेना हमें वैसे ही मार रही है। ऐसे मरने से अच्छा है लड़कर मरो। नाई जल्दी जल्दी बोला। फ्री मी बोला, सही बोल रहे हो। तुम अपने जैसे 50 लोगों को इकट्ठा करो और ये जैकेट पहनकर खाटू के दफ्तर पर चले जाओ। नाई को कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसने कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। नाई ने कुछ ही दिनों में 50 लोग इकट्ठा किए और वे सब जैकेट पहनकर खाटू के दफ्तर पहुंच गए। खाटू के गार्ड्स ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। वो लोग खाटू से मिलने की जिद करने लगे और गार्ड्स उन्हें बाहर ही रोक रहे थे, परंतु कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा दफ्तर उड़ गया। कई अजय सेना के लोग मारे गए। पूरा जौर साम्राज्य एकदम से सदमे में आ गया। नाडूसवासी अजय सेना पर ऐसा हमले करने की सोच भी सकेंगे, ये ही विस्मित करने वाला था। उन लोगों ने ऐसे हमले को अंजाम दे दिया था।
ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। नाडुस का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है और कभी भी नाडुस के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो किसी एक अजय सैनिक को भी नुकसान पहुंचा सके। फिर अचानक क्या हुआ? नाडुस पर इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, वो भी अजय सेना के दफ्तर पर? कोई भी ये नहीं मान रहा था कि नाडुस के लोगों के पास इतने खतरनाक बम आ सकते हैं जो अजय सेना के कवच को भेद सके, और खाटू का दफ्तर जो शायद कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर हमला भी झेल सकता था, उसको डैमेज कर सके। जब ये धमाका हुआ, खाटू अपने दफ्तर में था। वो इन धमाकों की आवाज सुनकर अपने कैबिन से निकलकर बाहर आने लगा। जब उसने देखा कुछ बहुत से रोबोट उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, उसने उन रोबोट से ही पूछा, ये धमाका कैसा था? एक रोबोट बोला, सर, आपके दफ्तर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, बहुत से सैनिक मर गए हैं, हम आपको सुरक्षित जगह ले जाने आए हैं। खाटू को थोड़ा अजीब सा लगा। वो बोला, तुम रोबोट लोग आए हो, मेरी अजय सेना के सैनिक कहाँ हैं? रोबोट ने बेमन से कहा, कहा ना, मारे गए, आप हमारे साथ चलिए। उसकी मेटेलिक ध्वनि बहुत ही रूखी और बेजान थी। खाटू ने विश्वास नहीं किया। उसने बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मुझे मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करने दो। रोबोट ने अपनी मेटेलिक ध्वनि में बोला, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक लेजर किरण छोड़ी और खाटू बेहोश हो गया। रोबोट खाटू को कंधे पर डालकर वहां से उड़ गया। खाटू का अपहरण हो गया था। अजय सेना के दफ्तर पर इतना बड़ा हमला नाडुस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस घातक हमले ने पूरे जौर साम्राज्य को हिला दिया था। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। सुप्रीम कमांडर को चुनने वाली गवर्निंग काउंसिल कभी भी सुप्रीम कमांडर से प्रश्न कर सकती थी, और अजय सेना पर इस प्रकार से हमला, वो भी नाडुस पर, तो बहुत ही बड़ी बात थी। इतिहास में पहली बार नाडुस के लोगों ने ऐसा कुछ अपघात किया था। रॉल्फ के साथ साथ ये मीटिंग सभी 409 ग्रहों के गवर्नर अटेंड कर रहे थे। ये पृथ्वी के किसी देश की संसद जैसा ही था। रॉल्फ को हालांकि मेजोरिटी का समर्थन हासिल था, परंतु इस मीटिंग में हर पार्टी के लोग होते थे। इस गवर्निंग काउंसिल में रॉल्फ के प्रमुख विरोधी डेल और शिनी भी आमंत्रित थे। सभी लोग के पास इस समय चर्चा का एक ही मुख्य विषय था, वो वीडियो जो इस वक्त जौर साम्राज्य में वायरल हो चुका था। हर कोई वो वीडियो ही देख रहा था, खाटू की मौत का वीडियो। एक रहस्यमय व्यक्ति ने पहले खाटू की उंगलियां काटी, फिर हाथ, फिर पैर, और धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर खाटू को मार डाला। अजय सेना के कमांडर की ऐसी मौत जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, इसलिए गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी। शिनी ने पहला प्रश्न किया, नाडुस के लोगों के पास इतनी हिम्मत और इतने संसाधन कहां से आ गए? खाटू के दफ्तर पर जो ब्लास्ट हुआ वो इतना परिष्कृत था जो कि नाडुस के लोग नहीं कर सकते थे। ये जौर की अजय सेना के अलावा कोई नहीं कर सकता था। रॉल्फ बीच में चिल्लाया, शिनी, तुम क्या कहना चाह रही हो? ये मत भूलो, मर्कल हमारे दुश्मन हैं और उनके पास ऐसी बहुत सी तकनीक है। शिनी बोली, पर मर्कल ऐसा क्यों करेंगे? अजय सेना खुद ऐसा क्यों करेगी शिनी? अपने ही लोगों को क्यों मारेगी? तभी डेल बोला, वो तो तफ्तीश के बाद मालूम ही पड़ जाएगा, परंतु खाटू ने नाडुस पर यह पागलपन वाली नीतियां क्यों लागू की थी? मुझे क्या पता, रॉल्फ ने झिल्ला कर कहा। डेल बोला, पता नहीं या बताना नहीं चाहते हो? तुम गवर्निंग काउंसिल से क्या क्या छुपा रहे हो रॉल्फ? रॉल्फ को डेल का यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, परंतु वो चुप रहा। डेल ने आगे बोला, हमारे 4 स्टारगेट शिप किसी अनजान मिशन पर गए हुए हैं। रॉल्फ के चेहरे की हवैयां उड़ गई। डेल को कैसे पता चल गया
कि जैसन 4 स्टारगेट शिप लेकर इरिट्रिया पर हमला करने गया है? डेल ने नोट कर लिया कि रॉल्फ इस प्रश्न से कुछ विचलित हो रहा है। उसने आगे कहा, नार्डुस पर अटपटी नीतियां, स्टारगेट शिप का अनजान मिशन पर जाना, रॉल्फ ने गवर्निंग काउंसिल से और क्या क्या छुपा रखा है। रॉल्फ थोड़ा संभला और बोला, डेल, लगता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा फिक्शन नॉवेल पढ़ रहे हो। मत भूलो, मैं चुनाव जीत के आया हूं। जनता को मुझ पर विश्वास है। शिनी बीच में बोली, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम सही सही जवाब दो। रॉल्फ बोला, बिल्कुल शिनी, नार्डुस पर खाटू ने क्या नीति बनाई ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नार्डुस हमारे लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु हां, अजय सेना पर हमला और खाटू की बेरहम हत्या चिंता का विषय है। कौन है ये टेररिस्ट फ्रीमी और क्या चाहता है, मैं जल्द ही पता लगाकर आप लोगों को बताऊंगा। मुझे 5 वर्ष का समय दे दीजिए, मैं आप सबके सामने अपनी अगली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में सब कुछ बता दूंगा। रॉल्फ की लोकप्रियता अभी ताजा ताजा थी। गवर्निंग काउंसिल के अधिकतर सदस्य रॉल्फ का समर्थन करते थे। उन्होंने रॉल्फ की बात मान ली और रॉल्फ को अगली मीटिंग तक का समय मिल गया। उसके पास अब 5 साल थे। शीनी बहुत उदास थी। वो सुर प्लेनेट पर अपने घर में बने एक बड़े से कैबिन में बैठी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रॉल्फ इतनी आसानी से गवर्निंग काउंसिल से बच गया। अधिकतर लोग रॉल्फ से कड़े प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। रॉल्फ को कमजोर करना ही होगा। शीनी ने डेल को कनेक्ट किया। डेल जॉर में अपने दफ्तर में था। जॉर प्लैनेट और सुर प्लैनेट की दूरी कई मिलियंस किलोमीटर्स की थी, परंतु फिर भी जॉर साम्राज्य ने इतनी तरक्की कर ली थी कि इतनी दूरी से भी वो वीडियो कॉल बहुत ही आसानी से लग जाती थी और बात ऐसी होती थी जैसे 2 लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। शीनी के सामने डेल की होलोग्राफिक इमेज का प्रतिरूप था। शीनी ने बोला, हमें कुछ करना होगा। रॉल्फ आसानी से 5 साल की मोहलत लेकर निकल गया। डेल बोला, हां शीनी, नाडुस में हंगामा हुआ, इतने लोग मारे गए, परंतु जॉर साम्राज्य के किसी भी अन्य ग्रह को कोई मतलब नहीं है। यदि यही कत्लेआम जॉर में या किसी और ग्रह में हुआ होता तो अब तक हंगामा हो गया होता। शिनी ने आंख मारी और अपने हाथ को तेजी से झटका और बोली, ओह, अब मैं समझ गई। क्या समझी तुम? इसीलिए रॉल्फ ने नाडुस को चुना। तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? तुम थोड़ा सोचो डेल, तुम्हें समझ आ जाएगा। डेल ने थोड़ा विराम लिया और बोला, मतलब तुम ये कह रही हो कि ये रॉल्फ की चाल है? नाडुस पर अत्याचार करो और फिर एक टेररिस्ट फ्री में पैदा करो। हो सकता है फ्रीमी रॉल्फ का आदमी हो डेल, पर इससे रॉल्फ को क्या फायदा मिलेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा डेल। हो सकता है फ्रीमी मर्कल का आदमी हो। हां, हो तो सकता है। क्या मैं मिलूं इस फ्रीमी से? क्या करोगी मिलकर तुम शिनी? शिनी बोली, जो इतनी आसानी से नाडुस पर अजय सेना के कमांडर को मार सकता है, तो सोचो वो कितना काम का आदमी होगा। रॉल्फ के खिलाफ काम आ सकता है। परंतु तुम उससे मिलोगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा एक आदमी है, एक व्यापारी, जो किसी को भी ढूंढकर मेरी मीटिंग फिक्स करवा सकता है। डेल बोला, ठीक है, फिर मिलो इस फ्रीमी से। शिनी ने डेल से कनेक्शन काट दिया और अपने रोबोट असिस्टेंट को बोला, मुझे जगत सेठ से कनेक्ट करो। जगत सेठ नाडुस पर था और नाडुस पर ऐसा कोई नहीं था जिससे वो मीटिंग नहीं करवा सकता था।
जल्द ही जगत सेठ से कनेक्शन स्थापित हुआ। शीनी बोली, मुझे फ्रीमी से मिलना है। जगत सेठ बोला, शीनी मैडम का हुक्म सर आंखों पर, परंतु 5 लाख टिक लगेंगे। शीनी चिल्लाई, 5 लाख टिक? पागल हो गए हो? एक मीटिंग के 5 लाख कौन मांगता है? ठीक है मैडम, फिर आप अपने आप मीटिंग फिक्स कर लो। प्लीज, 5 लाख बहुत ज्यादा है। मैडम, फ्रीमी भी तो बहुत कीमती है। शीनी समझ गई कि जगत सेठ उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, परंतु उसके पास कोई भी चारा नहीं था। ठीक है, सिक्योर ट्रांसफर कर रही हूं, मीटिंग फिक्स करो।